अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। बड़े बड़े जहाज़ कई बार समंदरों में डूब जाते हैं। आप रिसेंट एग्जांपल्स ले लें, एक्सप्रेस पर्ल डूबा, ईरान का एक जहाज़ डूबा। इसके अलावा हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो बहुत सारे ऐसे जहाज़ हैं जो कि समंदरों की तह में गर्क हुए हैं। आज मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट मिला कि अगर हम इन जहाज़ों को निकाल कर बेच दें तो लोहे के कितने पैसे मिलेंगे। एंड येस, दैट कमेंट इज़ एक्चुअली राइट। वाकई जहाज़ के लोहे को अगर बेचा जाए तो पैसे ठीक ठाक बनते हैं। अगर हम रिसेंट जहाज़ों की मिसाल भी ले लें, लेट्स टेक द एक्सप्रेस पर्ल फॉर एग्जांपल। एक्सप्रेस पर्ल का वेट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट लेट्स जस्ट हैव अ वाइल्ड गैस। लेट्स से कि 30,000 40,000 के आसपास इसके ऊपर मेटल मौजूद है। ये सारा का सारा मेटल जो कि पानी के अंदर गर्क हुआ हुआ है, इट्स आयरन, लोहा है। अगर इसको निकाला जाए और बेचा जाए तो आप 40,000 टन को अगर ज़रब दें लोहे की कम से कम कीमत पे भी, फिर भी काफ़ी पैसे बन जाते हैं यार। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। फिर ऐसा होता क्यों है कि इस लोहे को नहीं निकाला जाता, इसको नहीं बेचा जाता? वाई इज़ इट लेफ्ट देयर टू रॉट? वहाँ पे पड़े पड़े समंदर इसको खा जाते हैं। और हमारे पास अपने पास चार्ट्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे रेक्स मार्क हुए हैं कि 1973 का है, 18th सेंचुरी का है, इवन 17th सेंचुरी के रेक्स आपको कहीं ना कहीं नजर आते हैं। अगर कोई इतना बड़ा जहाज होगा जितना कि हमारा शिप है, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। आप रिसेंट एग्जांपल लें, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पिछले दिनों, गडानी में शिपयार्ड में एक जहाज आया हुआ था। ओके, द शिप वॉज नॉट सो बिग बाय एनी मीन्स, लेकिन फिर भी यार उसकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में तो कीमत होगी। जहाज़ के ऊपर पीतल होता है, जहाज़ के ऊपर तांबा होता है, जहाज़ के ऊपर बड़े एक्सपेंसिव किस्म के मटेरियल्स लगे हुए होते हैं, जहाज़ के ऊपर ऐसी वायर्स बिछी हुई होती हैं कि जो आप मार्केट में अगर खरीदने जाए ना, लग पता जाएगा, दे आर सो एक्सपेंसिव। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अभी तक ना किसी जहाज़ को निकाला गया, ना किसी जहाज़ को बेचा गया, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू हिस्टोरिक थिंग्स? उनके अलावा हमें कोई एग्जाम्पल्स नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? ऑल राइट, हम स्टार्ट करते हैं शिप ब्रेकिंग से। आप अलांग शिपयार्ड ले लें, आप चिटागोंग का शिपयार्ड ले लें, आप गडानी का शिपयार्ड ले लें। इनमें से किसी भी शिपयार्ड पे अगर आप गए हैं और आपने वहाँ पे जहाज़ों को कटते हुए देखा है तो आपको एक एहसास हुआ होगा कि किसी भी जहाज़ को डिसमेंटल करना उतना ही मुश्किल काम है जितना कि उस जहाज़ को बनाना मुश्किल काम होता है। ओके, डिसमेंटलिंग टेक्स अ लिटिल बिट लेसर टाइम। बनाने में साल लग जाता है, डिसमेंटलिंग में चंद महीने लगते हैं, लेकिन चंद महीने लगते तो हैं। वो चंद महीने अगर आप एक ऐसे जहाज पे सर्फ करें जो कि पानी के अंदर गर्क हुआ हुआ है, इट इज़ इन द डेप्थ्स ऑफ द वाटर, आई थिंक इट्स गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट। और सिर्फ कॉस्ट अ लॉट की बात नहीं है, आई थिंक इसके ऊपर आपको रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगे। एक जहाज़ की पोजीशन को जबकि वो पानी में गर्क हो जाता है, उसको चार्ट के ऊपर मार्क किया जाता है। दूसरे तमाम जहाज़ों को बताया जाता है कि इस पोजीशन में एक जहाज़ गर्क हुआ हुआ है, यहाँ पे आके आपने एंकर नहीं डालना, और अगर वहाँ पे डेप्थ कम है तो उनको कहा जाता है कि भाई यहाँ से आपने गुजरना भी नहीं है। अब ये पोजीशन सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि लोग वहाँ पे जाएं और उस जहाज़ को काट पीट के निकालना शुरू कर दें? ये काम इतना आसान नहीं है। इट माइट सीम वेरी नाइस एंड वेरी अपीलिंग ऑन पेपर, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट एक्चुअली इट इज़ एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट। सबसे पहले अगर हम ज़्यादा डेप्थ की बात ना भी करें, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल द डेप्थ्स ऑफ श्रीलंका। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, बट आई एम जस्ट गेसिंग 50 to 100 मीटर। आपका क्या ख्याल है कि 50 से 100 मीटर के अंदर जाके इस जहाज़ को आप उठा के बाहर निकाल सकते हैं? नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जहाज़ समंदर की तह के ऊपर पड़ा हुआ है, जितना पानी का कॉलम उसके ऊपर मौजूद है, दैट इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन टॉप ऑफ इट। इसके ऊपर अगर आप हैवी स्लिंग्स लगा भी लेंगे तो इतनी बड़ी क्रेनें कहाँ से लाएंगे कि जिनको आप खींच के निकाल लें? आप बोलेंगे यार ये तो आप खुद बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, हम तो ये नहीं चाह रहे थे कि आप जहाज़ को उठा के निकालें, हम तो ये चाह रहे थे कि आप काट के निकालें। ओके, अगेन दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। बाय द वे, द सन इज जस्ट सेटिंग, बिल्कुल टिप नजर आ रही है सन की, ब्यूटीफुल। अब टिप अभी नीचे चली गई है, द टिप हैज जस्ट गॉन डाउन। मगरिब का वक्त हो गया। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अगर हम ये कहें कि हमने जहाज़ को काट पीट के निकालना है, लंबी 50 मीटर लंबी, कम से कम डेप्थ ले लें 30 मीटर कर लें, 30 मीटर लंबी आपने जो लाइंस नीचे भेजनी है जिनकी मदद से वो डाइवर अंडर वाटर कटिंग कर सकें। और बाय द वे, अंडर वाटर कटिंग और अंडर वाटर डाइविंग के बाद ये जो जहाज़ का ऑपरेशन होता है, इसका स्पेशल सर्टिफिकेशन होता है। हर कंपनी ये काम नहीं कर सकती, स्पेशलाइज कंपनी करती हैं और उसके लिए एक अलग स्किल सेट चाहिए होता है। उनके पैसे कौन भरेगा? उन डाइवर्स को पेमेंट कौन करेगा? वो डाइवर्स उतने बड़े बड़े पीसेस में एक जहाज़ को काट के नहीं निकाल सकते जितना आप किसी भी शिपयार्ड पे देखते हैं। तो आपकी काम की पेस तो यहीं पे स्लो हो गई। उसके बाद उन छोटे छोटे पीसेस को आप उठा के पहले अपने जहाज़ पे रखेंगे, क्योंकि इस जहाज़ को निकालने के लिए एक दूसरा स्पेशल जहाज़ आएगा ना, जिसके ऊपर सारा का सारा इक्विपमेंट लगा होगा जो कि सारे कटिंग वटिंग के और लिफ्टिंग के काम आएगा। उसको उठा के पहले आप उस जहाज़ के ऊपर रखेंगे, फिर आप जाएंगे छोड़ के आएंगे, इतने दूसरा जहाज़ काम करता रहेगा। अगर आप 2 एम्प्लॉय करते हैं तो हाउ मच मनी इट्स गोइंग टू टेक? आपका नहीं ख्याल के वक्त ज़्यादा लगेगा? और चले जी, हम आपकी बात मान लेते हैं कि किसी भी तरीके से उन ड्राइवर्स ने वो जहाज़ काट भी दिया और वो जहाज़ आपने किसी भी तरीके से उठा के और शोर पे पहुंचा भी दिया। आप सिर्फ कॉस्ट का तखमीना लगाएं। पहले आपको वो स्पेशलाइज्ड शिप्स हायर करने पड़ेंगे जो कि इन जहाज़ों को काट सकें, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट सेपरेट मनी। फिर आपको डाइवर्स हायर करने पड़ेंगे जो कि अंडर वाटर कटिंग में माहिर हों,
दैट इज मोर मनी। और फिर आप इन जहाज़ों को कई दिन तक हायर रखेंगे, दैट इज इवन मोर मनी। आप उस सारे के सारे इक्विपमेंट को हायर रखेंगे, दैट इज इवन मोर मनी। और फिर इक्विपमेंट पे जितना खर्चा आएगा, जो चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे होंगे, उसकी पेमेंट आपको अलग से करनी पड़ेगी, दैट इज इवन मोर मनी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इट इज़ वेरी ईजी टू सिंक अ शिप, बट इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू टेक इट आउट। इसकी ये वजह नहीं है कि ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जिनकी वजह से जहाज़ को काट के निकाला नहीं जा सकता। बाय ऑल मीन्स इट कैन बी डन। इसकी वजह यह है कि खर्चा इतना ज़्यादा आता है कि फाइनेंशियली इट इज़ नॉट वायबल कि आप उस जहाज़ को काट के निकालें और फिर उसको बेचें। अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल है। एक जहाज़ था, उसका नाम था कोस्टा कनकॉर्डिया। कोस्टा कनकॉर्डिया इटली की बिल्कुल कोस्ट के पास जाके ग्राउंड हुआ था। कैप्साइज हो गया था ऑलमोस्ट। आधा पोर्ट साइड आई थिंक, नो स्टारबोर्ड साइड उसकी पूरी पानी में चली गई थी और कम्प्लीटली डैमेज हो गई थी। और कोस्ट को पोल्यूशन से बचाने के लिए फैसला ये किया गया कि इस जहाज़ को पहले रीफ्लोट करवाया जाएगा, उसकी जगह पे नहीं काटा जाएगा। इसको पहले हम सीधा करेंगे, रीफ्लोट करेंगे, साइड्स पे बॉयंसी टैंक्स जो हैं हम इसके वेल्ड करेंगे और फिर हम इसको उठा के यार्ड में लेके जाएंगे जहाँ पे इसकी कटिंग का काम सर अंजाम पाएगा। आपको पता है उसमें कॉस्ट कितनी आई थी उस जहाज़ को रीफ्लोट करने में और उसको फिर उस यार्ड तक लेके जाने में? मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उस जहाज़ के स्क्रैप करने से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स को तो कवर कर ही नहीं पाया जहाज़। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यानी कि आप एक काम सर अंजाम देना चाह रहे हैं, उसको सर अंजाम दिया जा भी सकता है, लेकिन क्या फाइनेंशियली वो वायबल है? क्या आपको रिटर्न इतना आ पाएगा जितना आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं? दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तमाम के तमाम ओनर्स जो कि ये काम करना चाहते हैं, दे फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद इंटरनेशनल रेगुलेशंस होती हैं। आप जब एक जहाज़ को ख़रीद लेते हैं ना, जो कि सिंक हुआ होता है, बाय द वे वो जहाज़ खरीदे भी जाते हैं, एंड दैट इज़ अनदर टॉपिक एंड दैट इज़ अनदर स्टोरी। तो अगर वो जब वो जहाज़ खरीद लेते हैं तो उसकी फिर पूरी की पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आयद होती है। उसकी कटिंग के दौरान में कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई ऐसा टैंक था जिससे पहले पोल्यूशन नहीं हुई थी और कटिंग के दौरान में वहाँ से पोल्यूशन हो जाए, सारे पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो भाई कोई भी ये चांस नहीं लेता। आई होप आज आपके जहन में ये बात क्लियर हो गई होगी और वाज़ेह हो गई होगी कि इतने सारे जहाज़ जो कि सदियों से पानी में डूबते आ रहे हैं, उनको पानी से निकाला क्यों नहीं जाता? वाई नॉट? बिकॉज इट्स नॉट फाइनेंशियली वायबल। बहरहाल ये मैं झुका हुआ इसलिए हूँ कि आपको मैक्सिमम आसमान नजर आ जाए। आई होप यू कैन सी दिस, आई होप यू कैन सी इट, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो बहरहाल जनाब, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, आपके नॉलेज में इसने किसी किस्म का इजाफा किया हो, इफ़ यू हैव गॉट एनीथिंग टू लर्न, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज़ मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।